तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल लुक को सब्सक्राइब कर दो। और यार सही में सब्सक्राइब कर भी दिया करो यार, सब्सक्राइब बहुत कम होते हैं, लाइक्स भी बहुत कम होते हैं। ऐसे में आपका सपोर्ट जरूरी है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। और वीडियो की स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी प्रेयर्स एंड कंडोलेंस टू टर्किश एंड सीरियन पीपल। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पे, बहुत सारी हॉरिफाइंग इमेजेस हमने देखी, मैंने भी देखी, तो बहुत बहुत प्रेयर्स है उन सब के लिए। और प्लीज़ कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसा कमेंट मत करना, स्पेशली रिलीजन को लेके, ताकि मतलब इस मोमेंट पे वो चीज़ सही नहीं रहती। और हमारे वर्ड्स इस सिचुएशन में मैटर करते हैं उन सब के लिए, तो प्लीज़ कुछ विशेष भेजिए और कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें। और अब बात करते हैं मेन वीडियो के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताता हूं मंडे नाइट रॉ पे हुए एक बॉच के बारे में। तो आपको पता है मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग करी थी हमारे एज और पैथ फीनिक्स ने, जिसके बाद एंट्री हुई थी जजमेंट डे की। लगातार जजमेंट डे के बंदे अपना अपना प्रोमो कट कर रहे थे, तभी माइक पकड़ा हमारे डेमिन प्रीस्ट ने। और डेमिन प्रीस्ट बात कर रहे थे अपने एलिमिनेशन चेंबर स्पॉट के मैच के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ पे होने वाला था, जिसे डेमिन प्रीस्ट जीत भी गए। लेकिन जब वो बात कर रहे थे तब उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर की जगह मनी इन द बैंक बोल दिया। और इस एरर को संभालने में भी डेमिन प्रीस्ट को काफी टाइम लग गया। बार बार उन्हें बोलना पड़ गया कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मेरा दिमाग घूम गया, ये हो गया, वो हो गया। तो काफी एक फन सा माहौल बन गया था, जबकि सीरियस प्रोमो था। और आपको बता दूं, इस सेगमेंट के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच ऑफिशियल भी कर दिया है। एज एंड बैथ फिनिक्स वर्सेस हमारी रिया रिप्ली और फिन बैलर। एक मिक्स टैग टीम मैच होगा एलिमिनेशन चेंबर में। और एक चीज स्पेशल है कि बैथ फिनिक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, काफी ज्यादा बल्की नजर आ रही है, काफी खुद को अच्छी शेप में रखा हुआ है उन्होंने। तो रिया रिप्ली वर्सेस बैथ फिनिक्स एक बहुत बढ़िया गेम हो सकता है। और अब बात करते हैं मंडे नाइट रॉ पे हुए एक और सेगमेंट के बारे में, यानी ब्रॉक लेसनर के सेगमेंट के बारे में। कमाल का प्रोमो था ब्रॉक लेसनर का, और एक लाइन तो मतलब सोशल मीडिया पे इतनी चल रही है, उसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। आपको एक दिखाता हूँ, स्क्रीन पे देखो, आप सब समझ जाओगे। जो तगड़ा प्रोमो था ब्रॉक लेसनर का, क्या क्या लेवल पकड़ा उन्होंने, क्या बढ़िया प्रोमो था उनका, नेक्स्ट लेवल थिंग थी वो। और अगर जिसने मंडे नाइट रॉ का एपिसोड नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उससे देखो। तो हो गया मजाक, अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का अगले हफ्ते के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एडवर्टाइज कर दिया है एक सेगमेंट, और ये होगा एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट। और अगर आप बॉबी लैशली का सूट देखो, या फिर उन्होंने जिस तरह की लाइन बोली थी कि मैं अपने मैनेजर को, अपने एडवोकेट को दिखाऊंगा ये कॉन्ट्रैक्ट वाला पेपर और अपनी टर्म्स पे इसे साइन करूंगा, काफी हद तक लग रहा है कि हर्ट बिजनेस की इन्वॉल्वमेंट इस सेगमेंट में जरूर होने वाली है। और मुझसे अगर कोई ये पूछे कि बॉबी लैशली का मैनेजर या एडवोकेट कौन हो सकता है, तो कोई भी जवाब दे देगा कि एमवीपी के साथ हैं शेल्टन बेंजामिन और एलेक्जेंडर, और ओमोस भी उनके साथ है, तो समझ लो बात को। और अब आपको बताता हूँ एक कमाल के प्रोमो सेगमेंट के बारे में जो हुआ मंडे नाइट रॉ में, कोडी रोड्स वर्सेस पॉल हेमन। जी हाँ, एक प्रोमो वॉर ही थी, इसीलिए कह रहा हूँ वर्सेस। तो आखिर इस प्रोमो सेगमेंट को रखने का मतलब क्या था, क्यों इतना इमोशनल प्रोमो सेगमेंट रखा गया, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती, ब्लड लाइन के सोल्जर्स को बुलाती, जिमी ऊसो, सोलो सिकोआ, और अटैक करवा सकती थी कोडी रोड्स पे। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा नहीं किया, और इसका रीजन था, वो था कि प्रायोरिटी। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस स्टोरी लाइन को नंबर 1 पे रखना चाहती है, और सैमी ज़ेन और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन को नंबर 2 पे रखना चाहती है। बिकॉज हम हैं रोड टू रेसलमेनिया में, ऐसे में रेसलमेनिया को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ा इवेंट मानती है, ना कि एलिमिनेशन चेंबर को। डब्ल्यूडब्ल्यूई सिंपली एक ब्लॉक्स बना के चलती है कि नंबर 1 पे कौन होगा, नंबर 2 पे कौन होगा, चाहे वो बेबी फेस सुपरस्टार हो, हील सुपरस्टार हो, या फिर उनके मेगा इवेंट्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इतना तगड़ा सेगमेंट क्यों रखा गया, जिसमें फाइट इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन पूरी तरह से इमोशन इन्वॉल्व था। और दूसरी चीज, इसमें रिस्पॉन्स कैसा आया, तो वेरी गुड, बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आया इसमें। इस पूरे प्रोमो सेगमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रेज मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई को, स्पेशली पॉल हेमन को, कोडी रोड्स को। और इस प्रोमो सेगमेंट से एक चीज और पता चली कि ये पूरी तरह से इम्प्रोवाइज था, इसमें कोई भी स्क्रिप्टेड एलिमेंट इन्वॉल्व था ही नहीं। मोटा मोटा पॉइंट्स दे दिए गए थे पॉल हेमन और कोडी रोड्स को, और उसी से उन्होंने पूरी एक स्टोरी बना दी, पूरा एक प्रोमो सेगमेंट बना दिया, वो भी इतना तगड़ा। क्योंकि सैमी ज़ेन के केस में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टोरी टेलिंग से इतना तगड़ा उनको अल्ट्रा बेबी फेस बना दिया कि आज उनके ज्यादा चर्चे हैं कंपेरेटिवली कोडी रोड्स के। इसीलिए कोडी रोड्स के साथ भी सेम सीन किया गया, क्योंकि वो रेसलमेनिया में जा रहे हैं, सैमी ज़ेन नहीं। तो इस सेगमेंट की जरूरत थी डब्ल्यूडब्ल्यूई को, कोडी रोड्स को। और कोडी रोड्स के साथ एक सीन होने वाला था, लेकिन हुआ नहीं था, क्योंकि उनके अल्ट्रा बेबी फेस प्रोमोस के चक्कर में शायद फैंस उन्हीं पे टर्न ना कर जाते। ये इंडिकेशन सबको था, और इसीलिए ये सेगमेंट रखा गया था, ताकि फैंस को एक स्टोरी मिल जाए और उस स्टोरी में फैंस इन्वॉल्व भी हो सकें। तो ये मेन पूरा सेगमेंट का मेन लॉजिक यही था। तो बहुत ही बढ़िया सेगमेंट था, बहुत ही कमाल का सेगमेंट था। और अब बात करते हैं रॉ के मेन इवेंट के बारे में, जहां पे बेकी लिंच तो बेली से जीत गई, लेकिन साथ ही साथ लीटा की एंट्री होती है। उन्होंने डैमेज कंट्रोल पे अटैक भी किया था, और हैंड रेस भी किया था, बेकी लिंच का हग भी किया था। अब ये हग मुझे तो बड़ी पची नहीं, सही बताऊं तो। अब मुझे पची नहीं पची ये तो बात चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताता हूं कि रेसलिंग ऑब्जर्वर्स इस पे क्या कह रहे हैं।
तो लीटा को लेके प्लान ये है कि बेकी लिंच के साथ लीटा ज्वाइन करेंगी और एक और लेजेंड सुपरस्टार ज्वाइन करेंगी। पहला नाम चल रहा है ट्रिश स्ट्रैटस का। तो इन तीनों की टीम फाइट करेगी अगेंस्ट डैमेज कंट्रोल इन एलिमिनेशन चेंबर। और अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, ये तो मैंने आपको ऑब्जर्वर्स की बात बता दी, लेकिन अगर मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे लीटा अटैक करने वाली है बेकी लिंच पे और ये मैच सिंगल्स मैच जाएगा एलिमिनेशन चेंबर में। तो अब देखने वाली बात होगी कि मेरा ओपिनियन सेट बैठता है या फिर रेसलिंग ऑब्जर्वर्स का। खैर कोई बात नहीं, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। इसके अलावा बेकी लिंच डांस बहुत बढ़िया करती हैं। अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा तो रॉक के बाद की डांस फुटेज आप देखो बेकी लिंच की। और वैसे मैं सारा सीन लाइव देखना चाहता हूँ क्राउड में बैठ के। देखो कब ये चीज़ पॉसिबल हो पाती है। कुछ मेरे विचार तो हैं बट आई होप कुछ बढ़िया ही हो। इसके अलावा इस एपिसोड के मंडे नाइट रॉ के इस एपिसोड की व्यूअरशिप भी आ चुकी है, वो भी जान लो। 1.9 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, एवरेज व्यूअरशिप मिली है इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को। और मेरा पर्सनल मानना है कि 2 मिलियन से ज्यादा होनी चाहिए मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप, क्योंकि रेसलमेनिया सीजन ऑन हो चुका है। और अब बात करते हैं लेजेंड हॉल ऑफ फेमर जेरी द किंग लॉलर के बारे में, जो कि हॉस्पिटलाइज किए गए हैं। और उनको हॉस्पिटलाइज क्यों किया गया है? क्योंकि उनको एक हार्ट अटैक आया, एक स्ट्रोक आया। आई डोंट नो हार्ट अटैक और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मगर उनको एक स्ट्रोक आया जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। और लेजेंड्स चाहे वो किसी भी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के क्यों ना हो, उन सब ने विशेष भेजी हैं जेरी द किंग लॉलर के लिए। और जेरी द किंग लॉलर की अगर मैं बिल्कुल करंट अपडेट बताऊं तो काफी हद तक वो ठीक है, खुद बात कर रहे हैं, खुद फोन रिसीव भी कर रहे हैं। कई लेजेंड्स ने उन्हें कॉल करा और उन्होंने खुद बात करी, खुद अपना मेडिकल अपडेट खुद दी उनको, जिसके बाद उन लेजेंड्स ने ट्विटर पे ये सब चीजें बताई भी हैं। तो काफी हद तक ठीक है जेरी द किंग लॉलर। तो हम प्रे करते हैं, मैं और मेरी पूरी टीम, कि जेरी द किंग लॉलर जल्दी से ठीक हो जाए और डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक अपीयरेंस दे दें ताकि जरा फैंस को भी थोड़ा मजा आ जाए। और अब बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। रॉयल रंबल में कुछ ना कुछ उनके साथ भूतिया सीन हुआ था, आप सबने देखा था, मैंने भी देखा था। उसके बाद से एलेक्सा ब्लिस हमें कहीं नजर नहीं आई। और कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एलेक्सा ब्लिस कहाँ गई, क्या वो इंजर्ड है, उस मैच के दौरान क्या उनको इंजरी हुई थी? वेल ऐसा कुछ नहीं है, एलेक्सा ब्लिस को कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो सिर्फ एक सिंपल ब्रेक पे है। और ब्रेक कब खत्म होगा ये भी कोई जानकारी नहीं है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करती है आगे एलेक्सा ब्लिस के साथ, क्योंकि फिलहाल उनकी कोई डायरेक्शन है नहीं और रेसलमेनिया भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में भूतिया एलेक्सा ब्लिस काफी हद तक फायदा दे सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई को। जल्दी उनका ब्रेक खत्म किया जाना चाहिए। और देखते हैं ब्रे वाइट और अंकल हाउडी के साथ उनकी अलायंस को लेके क्या विचार करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई। और अब बात करते हैं समर स्लैम के बारे में। समर स्लैम की ऑफिशियल डेट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दी है और वेन्यू भी अनाउंस कर दिया है। तो सबसे पहले आपको डेट बता देता हूं समर स्लैम की, वो है 5 अगस्त, सैटरडे को होगा ये पूरा इवेंट। और ये होने वाला है फोर्ड फील्ड में, फोर्ड फील्ड स्टेडियम में, डेट्रॉइट में। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 65,000। और आप सब जानते हो रेसलमेनिया के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगर सबसे बड़ा इवेंट होता है तो वो होता है समर स्लैम। तो कैपेसिटी इससे भी ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई बढ़ा सकती है और वो चीज होगी भी, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर आए थे एक पूरे ट्रैक्टर पे। तो कुछ भी हो सकता है समर स्लैम में। और रेसलमेनिया के बाद के लिए 2 इवेंट तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिए हैं। मनी इन द बैंक भी अनाउंस हो चुका है और समर स्लैम भी अनाउंस हो चुका है। तो 2 बिग इवेंट होंगे रेसलमेनिया के बाद। रेसलमेनिया के बाद भी काफी कुछ मजेदार चीजें होंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो अब बात करते हैं मेन स्टोरी के बारे में कि आखिर टाइटल स्प्लिट क्यों नहीं हुआ। तो वेल इसका रीजन ये था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही थी रॉक वर्सेस रोमन। रॉयल रंबल से पहले की बात आपको बता रहा हूँ। रॉक वर्सेस रोमन को प्लान किया जा रहा था, रॉक को मनाया जा रहा था, शेड्यूल में लाया जा रहा था। जैसे तैसे करके डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉक को लाना चाहती थी और रोमन के साथ मैच करवाना चाहती थी, लेकिन रॉक ने कर दिया डिनाई, बिकॉज वो फिजिकल कंडीशन कह लो या फिर शेड्यूल कह लो, किसी भी वजह से कह लो, लेकिन रॉक ने कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई को डिनाई। और यहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। डेम मैनेजर के अकॉर्डिंग अगर रॉक हाँ कर देते और रॉक आ जाते रेसलमेनिया के लिए, बिल्कुल कंफर्म्ड हो जाता, तो ऐसे में चैंपियनशिप स्प्लिट का कोई भी चांस नहीं रहता। और इस सिचुएशन में डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान ये था कि एक नई चैंपियनशिप को क्रिएट किया जाए और रेसलमेनिया नाइट 2 मेन इवेंट में वो चैंपियनशिप होती दांव पर लगती और कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस या फिर ड्रू मैकिंटायर, इन तीनों में से एक कोई वो चैंपियनशिप को जीतता रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट में। लेकिन रॉक के ना आने से पूरी तरह से प्लान्स हो गए चेंज और अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए सीधा सीधा मैच मिल गया कोडी रोड्स को रॉयल रंबल को जीतने के बाद। तो कैसे एक सुपरस्टार ने पूरा खेल घुमा दिया। और आपको याद होगा रॉयल रंबल से पहले 2 ही चीजें मेन टॉपिक बनी होती थी, या तो रॉक का आना या फिर टाइटल स्प्लिट होना। ये 2 चीजें हमेशा ही हॉट टॉपिक बना रहा, बिकॉज उस चीजों में उन सारी थिंग्स में सच्चाई थी। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये मैच एक 1-on-1 मैच रहता है या फिर इसमें सैमी ज़ेन की एंट्री होने वाली है, क्योंकि मैंने पहली प्रेडिक्शन कर दी है कि सैमी ज़ेन की इस मैच में एंट्री जरूर होने वाली है, क्योंकि फैंस जो चाहेंगे वही होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और अगर फैंस ने एक बार पकड़ ली जिद, बच्चे की तरह अगर जिद पकड़ ली, तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा सैमी ज़ेन को इस मैच में इंसर्ट होने से। तो ये था पूरा सीन आज की वीडियो का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी कमेंट करना चाहते हो, अगर कुछ भी राय मेरे से एग्री नहीं करते हो, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।